आप हमारे साथ में हेडिंग बनाएंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। क्या हेडिंग बनाएंगे बेटा जी? आप बनाओगे प्लांट का रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट में जनन कैसे होता है, इसकी चर्चा हमको आपको करनी है ना बेटे, इसकी चर्चा आपको हमको करनी है। जैसे अगर मैं बात करें पादप जनन की, किसकी बात करें? पादप जनन की अगर मैं आपसे चर्चा करूं, पादप जनन, पादप जनन की मैं बात करूं, प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन की मैं बात करूंगा। ये जो प्लांट रिप्रोडक्शन है, जिस तरीके से मानव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है, जिस तरीके से मानव का जीवन जरूरी है उसी तरीके से प्लांट का जीवन भी जरूरी है। जिस तरीके से एक मानव जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रजनन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी पादप की उत्पत्ति के लिए, किसी नए पेड़ पौधे की उत्पत्ति के लिए प्रजनन की आवश्यकता पड़ती है, जनन की आवश्यकता पड़ती है। यानी पादप जनन वह एक प्रक्रिया होती है, वह एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए जीव बनाने की क्षमता रखते हैं या उत्पन्न कर पाते हैं। इन्हें हम पादप जनन कहते हैं। पादप जनन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। अगर हम पादप जनन में लैंगिक और अलैंगिक जनन की बात करें तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है पुष्प की। यदि किसी भी वृक्ष में, किसी भी पादप में यदि वृक्ष में पुष्प ना पाया जाए तो वह पुष्प नहीं है, तो हमें लगता है लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा, और लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा तो पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाएगा, यानी कि पेड़ पौधे इस पृथ्वी से विलुप्त होने लगेंगे। यानी कि पादप के जीवन चक्र की दृष्टि की अगर मैं बात करूं, पादप के जीवन चक्र की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है, पादप के जीवन चक्र की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बेटा क्या? तो महत्वपूर्ण है बाबू, महत्वपूर्ण होता है पुष्प यानी कि फूल। एक हमारे साथ में पुष्प यानी फूल का चित्र बनाओगे आप भैया। यह है एक पुष्प का चित्र बेटा। ये क्या है? एक पुष्प है, एक फूल है। जैसे ध्यान से देखना, हम किसका चित्र बनाने का प्रयास करें बेटा? हम एक फूल का, एक पुष्प का चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
ये कुछ यूं इस प्रकार का एक पुष्प है, एक फूल है। इस फूल में कुछ पार्ट पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, इस पुष्प में, इस फूल में हम अगर इसकी बात करें तो ये होता है बेटा ये होता है हमारा ओवरी, यानी कि अंडाशय। क्या होगा बेटा? इसे कहा जाता है अंडाशय। और इस वाले भाग को कहते हैं हम वर्तिका। इस वाले भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। इस भाग को हमने क्या कहा बेटा? वर्तिकाग्र। यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं ओवरी। इन तीनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय को मिलाकर के स्त्री केसर, या हम इसे कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? स्त्री केसर, स्त्री केसर, या हम इसे कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक, स्त्री केसर या हम इसे कार्पेल बोले। अब देखिए, अंडाशय के नीचे जो दल होता है इसे बाह्य दल, या हम इसे सेपल कहते हैं। ये वाला हिस्सा बाह्य दल बोलते हैं, बाह्य दल, या हम इसे सेपल बोलते हैं। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा इसे हम केवल दल बोलते हैं। इसको हमने सेपल बोला, इसको हमने पेटल बोला। दल को हमने क्या बोला बेटा जी? पेटल बोला बाबू। ठीक ना? अब देखिए, सेपल हो गया, पेटल हो गया। अब नीचे ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम पुष्पासन कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, है ना? इसी को हम पुष्पासन कहते हैं। इसी को हमने क्या नाम दिया बेटे? पुष्पासन बोल दिया। अब ये वाला जो भाग है इसी को हम डंठल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डंठल बोलते हैं। पेड अंकल बोलते हैं। इसी को हमने क्या बोला बेटा? पेडंकल बोल दिया। ठीक। और देखो यहां पर ये जो एक ये वाला भाग दिख रहा है इसी को कहा जाता है परागकोश। क्या बोलते हैं बेटा? परागकोश कहते हैं। इसको कहते हैं परागकोश, या इसी को हम एंथर भी बोलते हैं। इसको नाम दिया एंथर। और ये है तंतु। तंतु बोले तो फिलामेंट, तंतु बोले तो फिलामेंट। अब देखिए ये जो परागकोश है, यह जो तंतु है, इन दोनों के नाम को हम
पुंकेसर के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टामेन के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से? पुंकेसर, पुंकेसर, या हम कहें स्टामेन। किस नाम से जानते हैं इनको हम? पुंकेसर या स्टामेन के नाम से जानते हैं। अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गई, सेपल हो गए, पेटल हो गए, पुष्पासन हो गए, डंठल हो गया, तंतु हो गया, इन सभी की बात हमको आपको करनी है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा परागण। क्या शब्द सुनेंगे बेटा? परागण। परागण क्या होता है? परागण की अगर मैं आपको बात बताऊं, इसी फूल से, इसी पुष्प से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी फूल, इसी पुष्प से आप अच्छे से आसानी से कवर कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं बेटा, इस फूल में ये जो पराग कोश है, यह पराग कोश है। इस पराग कोश का कहाँ पर जाना? इस पराग कोश का इसके पास तक आना, यानी कि वर्तिका तक आना बेटे। कहाँ तक? वर्तिकाग्र तक आना। कहाँ तक बाबू? वर्तिकाग्र तक आना। किसका? पराग कोश का वर्तिकाग्र तक आना, यह कहलाता है परागण। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इसी चित्र में समझ जाओगे। परागण क्या है? इसका इसके पास पहुंचना, यानी कि यह पुंकेसर, यह स्त्री केसर, पुंकेसर का स्त्री केसर के पास पहुंचना परागण कहलाता है। और परागण के बाद यहाँ पर वर्तिका पर आएगी, वर्तिका से अंडाशय में आएगा, यहाँ पर नए बीज का निर्माण होता है। क्या होगा? नए बीज का निर्माण होगा। अब देखो, यह जो परागण है, परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। अगर बेटा हम परागण की बात करें आपसे, किन की बात करें भैया? परागण की बात करें तो मैंने आपसे कहा परागण के दो प्रकार हैं। एक होता है स्वपरागण। एक कौन सा होगा? स्वपरागण। एक कौन सा होता है? परपरागण। एक कौन सा होगा? स्वपरागण। एक कौन सा होगा? परपरागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एक होता है आपका कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक ना? एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, एक स्वपरागण, एक परपरागण। एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, जब पुष्प एक हो, क्या हो? पुष्प एक हो, पुष्प एक हो, पुष्प एक होने पर क्या दिखाई देगा? कि पुष्प एक होने पर एक ही पुष्प के कितने? एक ही पुष्प के किससे? पराग कोश के। एक ही पुष्प हो, उसी का पराग कोश हो और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता हो, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? इसी को हम स्वपरागण कहते हैं। जब पुष्प अलग हो, इस वाले फूल से इस वाले फूल पर आना हो, इस वाले फूल का पराग कोश हो, क्या हो बेटा? पराग कोश हो, और इसका वर्तिकाग्र हो। इसका क्या हो भैया? वर्तिकाग्र हो, यानी कि इसका पराग कोश, इसका वर्तिकाग्र, तो इसे आप पर परागण कहते हो। क्या कहोगे बेटा? पर परागण कहते होंगे। तो हम उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हम नोट भी करते चलें। अब हम क्या बनाएंगे? सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कौन सा? पादप जनन। तो पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे जीव उत्पन्न कर पाते हैं।
पादप जनन वह प्रक्रिया है जिससे पादप अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति कर पाते हैं। पादप जनन कहा जाता है। उत्पत्ति कर पाते हैं तो इन्हें पादप जनन कहा जाता है। पादप का जनन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पादप जनन कैसे होंगे बेटा? मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पादप जनन दो प्रकार के होते हैं। पादपों में जन्म कैसे होगा? दो प्रकार से होगा। एक कैसे होगा और दूसरा कैसे होगा? अगर हम पादप जनन की बात करते हैं तो पादप जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा लैंगिक जनन। एक होगा कौन सा? लैंगिक जनन होता है। एक होता है अलैंगिक जनन। यह भी शब्द समझने लायक है। लैंगिक जनन और अलैंगिक, यानी कि लैंगिक जनन उन्हें कहेंगे जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर काम करते हों, यानी कि लिंग उनमें काम कर रहे हैं पादप के, वह क्या कहलाएंगे? उन्हें हम इस लैंगिक जनन कहते हैं। और जिनमें अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन का अर्थ यह होगा कि उनमें काट दिया जाए, स्त्री केसर पुंकेसर का कार्य ही ना हो, वह क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाता। अभी हम बात करेंगे इन पर। यानी कि जीवन चक्र के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प का, पादप का कौन होगा? पुष्प होता है। जीवन चक्र के दृष्टिकोण से जीवन चक्र के दृष्टिकोण से पादप का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। जीवन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? पुष्प होता है, जो पौधे के प्रजनन में सहायता करता है, जो पौधे के प्रजनन में
सहायता करता है, पौधे के प्रजनन में सहायता करता है। पौधे के रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। एक पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन अंग का निर्माण करते हैं। पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। प्रजनन अंग का क्या कर रहे हैं बेटा? यह निर्माण कर रहे हैं। ये हुई बात। अब हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, अब हम आपसे के साथ में चर्चा जो करने वाले हैं वह चर्चा करेंगे बेटा किसकी? अब हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ परागण की। किनकी चर्चा करेंगे बेटा? परागण की। तो नोट करेंगे इस बात को भी, परागण, पॉलिनेशन। परागण पॉलिनेशन। परागण की जब भी बात आएगी बेटे तो परागण में होता क्या है, पॉलिनेशन में होता क्या है? मैंने आपसे कहा कि परागकोश का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, किसी पुष्प के परागकोश का किसी पुष्प के परागकोश एंथर किसी पुष्प के परागकोश एंथर का वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाया बेटा? परागण कहलाया। अब हम बात करेंगे परागण की। तो परागण दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होंगे भैया परागण? परागण दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना। किसकी चर्चा होगी? परागण की। हम बात करें परागण, तो परागण के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार हैं। परागण के कितने टाइप? दो टाइप। एक प्रकार है परागण का एक प्रकार है स्वपरागण। क्या है? स्वपरागण। इसे अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भैया?
स्वपरागण बोलेंगे। एक होता है परपरागण, एक होगा परपरागण जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, यह क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? जब भी आप बात करेंगे स्वपरागण की, मैंने कहा पुष्प यानी कि एक ही पुष्प के परागकोश उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे आप कहते हो बेटा क्या? इसी को आप कहते हो स्वपरागण। इसी को क्या कहोगे बेटा जी? स्वपरागण बोलते हो। जैसे नोट करेंगे, एक ही पुष्प के परागकोश का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, एक ही पुष्प के परागकोश का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, क्या कहलाया? स्वपरागण। क्या कहलाया बेटा? स्वपरागण कहलाता है। अब है जब एक पुष्प का परागकोश दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परपरागण कहलाता है। क्या कहलाए बेटा? परपरागण कहलाएगा। एक शब्द आप जानते होंगे जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। और इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, उससे हम परागण के कारक क्या होते हैं। अगर हम इनके कारक की बात करें, परागण के जो कारक होते हैं बेटा, ये भी महत्वपूर्ण है। परागण के कारक क्या होते हैं? अगर हम परागण के कारक की चर्चा करें तो परागण के कारक को हम उन्हें कहते हैं जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से परागण हो सकता है, वह परागण के कारक कहलाते हैं। जैसे परागण यानी कि ये जो पुष्प के परागकोश हैं और अगले पुष्प के या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इनको पहुंचाने का काम कौन करता है? इन्हीं को हम कारक कहते हैं। जैसे आपने नाम सुन रखा होगा किसका? आपने नाम सुना है वायु का। किसका? वायु की मदद से परागण हो सकता है, जल की मदद से परागण हो सकता है, मधुमक्खियों की मदद से भी परागण हो सकता है। ठीक ना? मधुमक्खी की हेल्प से भी परागण किया जा सकता है, यानी कि यह परागण के फैक्टर हैं, यानी कि यह परागण के कारक होते हैं। समझ गए आप? लैंगिक जनन में जैसे एक शब्द आता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है अभी उस पर भी चर्चा करेंगे।
हाँ, अब आप हेडिंग बना ही लीजिए, लैंगिक जनन। क्या करेंगे? हेडिंग बनाएंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किन को कहते हैं? क्या बेटा जी? लैंगिक जनन। पादप में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन किसको कहते हैं? लैंगिक जनन किसको कहा जाएगा? ठीक ना, लैंगिक जनन हम किनको कहेंगे? देखो, लैंगिक जनन में हमेशा क्या होगा? लैंगिक जनन में हमेशा क्या किया जाता है? जब भी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें पराग कोश का कौन सा भाग? पराग कोश का मैंने आपको बताया परागण होगा, इसमें निषेचन होगा। तो इसके कुछ भाग काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेपल, बाह्य दल बताया, सेपल की मैंने बात की, पेटल की बात की, सेपल की बात की, पेटल की बात की, स्टामेन की हमने बात की। किसकी बात की? स्टामेन की हमने बात की। हमने कार्पेल की बात की आपसे, ठीक ना। स्टामेन हुआ, कार्पेल हुआ, सेपल हुआ और पेटल्स हुए। यह स्टामेन, कार्पेल सब के सब पुष्प के भाग होते हैं बेटा। किनके भाग हैं? यह सब के सब पुष्प के भाग हैं बाबू। किनके भाग हैं? फ्लावर के भाग होते हैं। किसके भाग हैं? फ्लावर के भाग हैं। यह सभी मिलकर के लैंगिक जनन में भूमिका निभाते हैं। यह लैंगिक जनन में बीजों से नए पादप उत्पन्न होते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे लैंगिक जनन। क्या हेडिंग बनेगी आपकी? लैंगिक जनन हेडिंग बनेगी, ठीक ना। हेडिंग बनाना लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। हम हेडिंग क्या बनाएंगे भैया? लैंगिक जनन। और इस लैंगिक जनन में आप लिखना, लैंगिक जनन में आप लिखना, क्या लिखोगे? लिखना यह है बेटा, लैंगिक जनन में आपको क्या लिखना है बाबू? तो लिखना ये है, ध्यान से सुनना, क्या लिखना है? लैंगिक जनन में बीजों से नए पादप उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में बीजों से नए पादप उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन में क्या हो रहा? नए नए पादप उत्पन्न हो रहे हैं। लैंगिक जनन की दो विधियां होती हैं। लैंगिक जनन दो प्रकार से हो सकता है। लैंगिक जनन की दो विधियां, लैंगिक जनन की दो विधियां होती हैं। कितनी विधि है लैंगिक जनन की बेटा? तो लैंगिक जनन की दो विधि है। एक को आप कहते हैं, एक को आप कहते हैं, क्या कहते हैं? एक को परागण कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। एक को निषेचन कहते हैं। परागण और निषेचन दोनों चीजें आपको दिखाई देंगी कहाँ पर? तो दोनों की दोनों चीजें दिखाई देती हैं बेटा लैंगिक जनन में। अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन में परागण निषेचन, आप जानते ही हैं। अब हम बात करने वाले हैं किन की? एक शब्द आता है, उस शब्द को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या नाम जानते हैं? कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो कायिक प्रवर्धन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसे क्या कहते हैं? यह एक प्रकार की प्रजनन की अलैंगिक विधि होती है बेटा। क्या होगी? प्रजनन की यह एक अलैंगिक विधि होती है। यानी कि इनमें जो अभी कार्पेल, सेपल, पेटल, स्टामेन, ये सब पुष्प के भाग कार्य कर रहे थे, वह उनकी इनमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक अलैंगिक विधि होती है। यानी कि यह कैसे जनन होगा बेटे? इनमें जनन कैसे होगा? अगर हम जनन की बात करें, नए पादप के निर्माण के लिए पौधे के तने को काटकर नए पौधे को जन्म दे दिया जाता है। इसे ही हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी कहते हैं। जैसे पादप के तने को काटकर किसी नए पौधे का निर्माण किया जाए, नए पौधे का निर्माण किया जाए, कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन कहलाता। अब देखो इसी में हम बात करें किनकी? इसी में हम बात करें कायिक जनन की। जैसे आप देखते होंगे, किसको आप जानते होंगे, गुलाब का पौधा। जैसे गुलाब के पौधे की बात करें, हम किन की बात करें? गुलाब के पौधे। गुलाब का जो पौधा होता है, इसके तने को काट करके यदि आप रोपित कर दीजिए, एक नया गुलाब जन्म ले लेता है। क्या करेगा बेटा? एक नया गुलाब जन्म ले लेता है। बोगेनविलिया, क्या? अंगूर का पादप। किसका पादप? अंगूर का पादप भी इस तरीके से लगता है। बोगेनविलिया का भी पादप इस तरीके से हो सकता है। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है बॉटनी का, यहीं पर समाप्त होता है और हम आपसे अब मुलाकात करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। अब हम आपको एक प्रैक्टिस लेकर आने वाले हैं अगली क्लास में। बॉटनी क्योंकि खत्म हो गई, अब इस पर आपको प्रैक्टिस करने की अनवरत जरूरत है। हमारी फिजिक्स खत्म हो गई है, बॉटनी खत्म हो गई है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद थ्योरी की क्लास लेकर चलेंगे। ठीक ना? तो बस आज इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।